हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लर्निंग बाय अंकित। जहां पर आप सबको पता है हमने हरियाणा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पर फोकस करते हुए हरियाणा जीके बाय अंकित सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है, जिसके टेलीग्राम पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। अभी 2 दिन से मैं नोट्स नहीं प्रोवाइड कर पा रहा हूं। मंडे से आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। इसके साथ साथ हमने क्या है, इसके 2 लेक्चर्स कर लिए हैं। थर्ड लेक्चर को आज हम कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा को समझने का कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ आपको करंट अफेयर्स ऑफ हरियाणा, मंथली करंट अफेयर्स ऑफ हरियाणा संडे से सीरीज़ मिल जाएगी। कल हम इसके साथ साथ इंडियन करंट अफेयर्स मंथली बेसिस पे इंडियन करंट अफेयर्स स्टार्ट करेंगे फ्रॉम 2021 जनवरी, ठीक है। सो इसके साथ ही हम चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नया लेक्चर, ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हरियाणा। ये हमारा प्यारा हरियाणा, इसका मैप आपको, इसके नेबर स्टेट्स और इनके आइडिया आपको लग चुका होगा। इसके साथ साथ हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि कैसे हरियाणा और पंजाब अलग होने पर कितने ज़्यादा स्ट्रगल किया गया था इस चीज़ के लिए कि हरियाणा और पंजाब अलग हो जाएं, और क्या क्या कारण रहे थे इसके, कब कब इस चीज़ के बारे में बातें उठी थी। कैसे पहले आपके लाला लाजपत राय, फिर पंडित नेकीराम शर्मा, फिर सर छोटू राम जी, इसके साथ साथ आपके पंजाबी सूबे से मास्टर तारा सिंह जी, मास्टर फतेह सिंह जी, ठीक है। और इसके बाद आपके कैसे सच्चर फार्मूला और बाकी सारी चीज़ों के थ्रू हम शाह कमीशन तक आते आते कैसे हरियाणा 1 नवंबर 1966, 1 नवंबर, याद है आपको 1 नवंबर 1966? पेन सेलेक्ट हो गया, चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 नवंबर 1966 को कैसे हरियाणा 17 स्टेट के रूप में बना, और ये ओवरऑल इंडिया का एरिया कितना है, हरियाणा का एरिया कितना है, क्या इसका एल्टीट्यूड है, वो सब हम पढ़ चुके हैं। बट आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हरियाणा। और ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हरियाणा में मेरा जो मेन फोकस है, आज आपको बेसिकली मैं बताऊंगा कि जो करंट हरियाणा है, जहां पर कुछ एरियाज़ में मोरनी हिल्स जैसे खूबसूरत पहाड़ हैं, तो उसके बाद आपका यमुना के आसपास और उसके आसपास के एरिया, रोहतक, जींद, पानीपत, ये प्लेन एरियाज़ हैं। फिर कैसे हमारे एक साइड में दक्षिण के हिस्से में राजस्थान की तरफ से अरावली हिल्स इन्होंने हमें कवर कर रखा है। तो एक तरह से आपको इंट्रोडक्शन मिल जाएगा किस चीज़ का, सो इंट्रोडक्शन आपको मिल जाएगा माउंटेन रेंजेस का, ठीक है। माउंटेन रेंजेस के साथ साथ आपको इंट्रोडक्शन मिल जाएगा आज हरियाणा में किसका, यहाँ की कुछ सॉइल्स का, कि भाई किस टाइप की सॉइल्स मिलती हैं। वो देखो हम डिटेल्स में अलग अलग लेक्चर्स में कवर करेंगे कि यहाँ की माउंटेन रेंजेस कौन सी हैं, सॉइल कौन सी है। एक तरह से आपको आइडिया लग जाएगा आज थोड़ा बहुत कि यहाँ क्लाइमेट कैसा होता है। क्लाइमेट के साथ साथ कुछ रिवर्स का आपको आइडिया लग जाएगा। सो बेसिकली ये आपका इंट्रोडक्शन है ओवरऑल ज्योग्राफी का, ठीक है। सो ये चैप्टर इसलिए आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे ही आपका इंट्रोडक्शन का चीज़ खत्म होगी, सो हम 1 बाय 1 सीरीज़ अपनी ज्योग्राफी की स्टार्ट कर देंगे। और रीज़न क्या है मेरा ज्योग्राफी स्टार्ट करने का, हिस्ट्री ना स्टार्ट करने का? देखिए, हिस्ट्री ऑफ हरियाणा अगर मैं स्टार्ट करूंगा तो कुछ लेक्चर्स आपके काफ़ी लंबे हो जाएंगे, जबकि ओवरऑल हिस्ट्री से 2 से 3 क्वेश्चंस, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। जबकि ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा में एक क्वेश्चन सॉइल से, या आपके रिवर से, या आपके माउंटेन से, या इसके बाद और भी आपकी एग्रीकल्चर बेस्ड, ये ज्योग्राफी सारा कनेक्ट कर देगा इस चीज़ को। सो यहाँ से आपके जबकि वेटेज है जो हिस्ट्री के कंपैरिजन में वो ज़्यादा है। इसके साथ साथ मिसलेनियस के भी आएंगे। डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हरियाणा में हम थोड़ा बहुत हिस्ट्री ज्योग्राफी का पोर्शन भी करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, हिस्ट्री ऑफ हरियाणा और जो आपका स्टार्टिंग से है, कैसे आपने 1947 के स्ट्रगल में हरियाणा के लोगों ने पार्टिसिपेट किया, उससे पहले कैसे आपके यहाँ मुगल्स और मुस्लिम्स जो आए थे उन्होंने कैसे रूल किया, कैसे कैसे यहाँ बहुत फेमस, इंडिया की वन ऑफ द फेमस जो बैटल्स हैं वो यहाँ पे हुई, बड़े राजे महाराजे यहाँ पे आए और कैसे उन्होंने बेसिकली वो हार गए और उनको धूल चटा दी गई। तो जो भी चीज़ें चेंज हुई वो डिटेल में हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे। आज स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा ज्योग्राफी से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो टॉपिक रहेगा, फॉर्मेशन ऑफ जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ हरियाणा, या हरियाणा की भूगर्भिक संरचना, ठीक है। अब ये भूगर्भिक संरचना या जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्या है, तो ये मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, आपको बेसिकली बता देता हूँ। देखो क्या होता है, आपको पता है कि अर्थ जो अभी जिसके ऊपर इतनी ज़्यादा लाइव है, ठीक है, यहाँ पे आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। इसके साथ साथ आपने देखा कि ह्यूमंस ने कैसे एक तरह से टेक ओवर कर लिया अर्थ के ऊपर, एक तरह से बाकी क्रिएचर्स लिमिटेड रह गए हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आपने देखा कि बहुत से चेंजेस होते गए टाइम टू टाइम। अब हम उसका रीज़न मानते हैं ह्यूमंस, क्योंकि इन्होंने ग्लोबल वार्मिंग, एक तरह से इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न ह्यूमंस हैं, ठीक है। सो कुछ चेंजेस अब मैन मेड हैं, लेकिन नेचुरल चेंजेस भी बहुत सारे सालों में आपके अर्थ पे होते गए।
हमें ये पता है कि पहले अर्थ क्या था, आग का गोला था, फिर इसमें क्या हुआ, ये ऑल ऑफ सडन बर्फ़ बन गई, फिर बर्फ़ पिघल के आपका क्या बना, समुद्र बना, फिर समुद्र से धीरे धीरे लैंड्स बने जब वो एरिया सूखता गया, और फिर इसके साथ साथ आपका जीवन शुरू हो गया, यहाँ पे लाइफ स्टार्ट हो गई। ठीक है, सो ऐसे ही हरियाणा में भी बहुत से चेंजेस आए थे। हरियाणा की ज़मीन जहाँ आज एक तरफ शिवालिक हिल्स तो दूसरी तरफ आपका क्या है, अरावली हिल्स हैं, बीच में आपका बहुत बड़ा प्लेन एरिया है। ठीक है, सो इस सारी चीज़ के पीछे, या जो आज का करंट आपका हरियाणा है, इसके पीछे पहले क्या क्या चेंजेस होते गए, पहले हम कैसे थे, और कैसे आज के करंट जो आपका इन्वायरमेंट है, रिवर्स हैं, यहाँ का क्लाइमेट है, वो कैसे बन गया, ये सारी चीज़ें हमने इसमें समझनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको याद क्या रखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको याद रखना है पहला पॉइंट क्या रहेगा आपका, कि भाई जो आपका हरियाणा है इसका मैक्सिमम पार्ट जो है वो प्लेन्स से कवर्ड है। ठीक है, प्लेन्स क्या है आपके, बेसिकली मैदानी एरिया है आपका हरियाणा। ठीक है, लेकिन जस्ट मैदानी नहीं है, आपको पता है कि यहाँ पे खूबसूरत पहाड़ियाँ भी हैं, मोरनी की पहाड़ियाँ जो शिवालिक रेंज में आपके आते हैं। यहाँ पे दुनिया के सबसे पुराने पहाड़ों में से एक सीरीज़ अरावली हिल्स भी आपकी यहीं पे है, जो दुनिया की सबसे लंबी और सबसे पुरानी मानी जाती हैं। ठीक है, उनमें से एक सीरीज़। इसके साथ साथ आपको पहला पॉइंट याद रखना है कि मैक्सिमम पार्ट ऑफ हरियाणा इज़ कवर्ड विद प्लेन्स, यानी यहाँ पे ज़्यादातर एरिया में क्या है आपके मैदान है। इसके अलावा क्या बताया गया कि यहाँ पर कंटिन्यूस चेंजेस होते रहे हरियाणा में जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर से लेके, यानी ज़मीन अपने आप यहाँ का रूप बदलती गई, यहाँ की ज़मीन, और ये काफ़ी अनस्टेबल थी स्टार्टिंग में। ये आपको पता है अर्थ पहले बहुत अनस्टेबल थी, धीरे धीरे उसमें चेंजेस आके वो स्टेबल अब हो चुकी है काफ़ी हद तक। ठीक है, लेकिन अब ह्यूमंस उसको दोबारा से चेंज कर रहे हैं। तो ऐसे ही हरियाणा के अंदर भी क्या था, चेंजेस तो होते गए टाइम टू टाइम, बट ये काफ़ी अनस्टेबल थी, इसका जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर काफ़ी बदलता रहा। बिगनिंग में बहुत ज़्यादा चेंज हुआ, अब वो कैसे चेंज हुआ वो देखते हैं। सबसे पहले तो हमें ऑब्जर्व करना है कि ज़्यादा चेंजेस हमें नहीं मिले अजोइक और पैलियोजोइक एरा में। ठीक है, अब ये आजोइक और पैलियोजोइक एराज क्या है, तो मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। बेसिकली देखो, हिंदी के स्टूडेंट्स चिंता ना करें, हिंदी के नोट्स आपको इससे नेक्स्ट पेज में, पहले मैंने इस वाली स्लाइड में आपके इन नोट्स में सारे इंग्लिश के पॉइंट्स लिखे हैं, इसके नेक्स्ट पेज पे आपको सारे हिंदी में यही पॉइंट्स मिलेंगे, बस आप अभी क्या है एक्सप्लेनेशन समझें। तो देखो, पहले क्या है कि हमने ज़्यादा चेंजेस हरियाणा की ज़मीन पे ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए अजोइक एरा में और आपका पैलियोजोइक एरा में। ठीक है, अब ये अजोइक एरा क्या है, सो बेसिकली निर्जीव युग हिंदी में इसको बोला जाता है, कि जब लाइफ थी ही नहीं अर्थ पे, उस टाइम यहाँ पे हरियाणा की जो एरिया है इसके अंदर भी ज़्यादा चेंजेस नहीं आए। फिर आपका पैलियोजोइक एरा क्या है, सो पैलियोजोइक एरा वो है जिस टाइम स्टार्टिंग में लाइफ आई, अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स और इस तरह के लोग आए। सो जो स्टार्टिंग लाइफ का फेज़ है उसको हम बोलते हैं पैलियोजोइक एरा, और इसको अगर हिंदी में बात करें तो इसको स्पेशली बोला जाएगा जीवन युग का प्रथम काल। ठीक है, सो इन दोनों एराज में आपके हरियाणा में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे ना के बराबर चेंजेस हुए, लेकिन सबसे ज़्यादा मेजर चेंजेस जो ऑब्जर्व किए गए वो किए गए मेसोजोइक एरा। अब आपको ये याद रखना है कि मैसो का मतलब होता है मध्य। सो सेम चीज़ है कि जब जीवन अपना शुरू हो गया यहाँ पे, तो उसके मध्य टाइम पे, जब जीवन मध्य टाइम में था, उसको क्या बोलते हैं आप, मैसोजोइक। ठीक है, सो आपको याद रखना है कि मैसोजोइक एरा के अंदर आपकी जो क्या है, यहाँ पे हरियाणा में काफ़ी चेंजेस महसूस किए गए। ठीक है, अब मैसोजोइक एरा के बाद एक और आता है आपका एरा, सेनोजोइक एरा। ठीक है, याद रखना, सेनोजोइक या इसको कैनोजोइक एरा बोल सकते हैं, नॉट सेनोजोइक, इसको कैनोजोइक एरा बोलेंगे आप। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, जो जीवन युग है इसका एक तो फर्स्ट फेज तो हो गया आपका कौन सा, पैलियोजोइक। ठीक है, सेकंड आपका मैसोजोइक। अब जीवन का जो फेज है, यानी जहाँ पे लाइफ थी, उसका थर्ड फेज स्टार्ट हो गया, सो इसको हम बोलते हैं कैनोजोइक एरा। ठीक है, अब ये कैनोजोइक एरा है, इसमें बेसिकली क्या होता है, देखो मैसोजोइक में तो क्या हुआ कि डिजास्टर्स चेंजेस आए। डिजास्टर्स चेंजेस का मतलब क्या है, थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको क्या था, जैसे पहले माना जाता था कि यहाँ पे अर्थ पे क्या था, सिर्फ आग का गोला था, फिर धीरे धीरे बर्फ़ बनी, तो बर्फ़ बनना या उससे धीरे धीरे सी में चेंज होना, ये मेसोजोइक एरा में फील कर लिया गया था, ये चेंजेस आए। लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमारा करंट सिनेरियो है, या करंट जो हमारा वेदर या रिवर्स या जो भी चीज़ें यहाँ पे हैं, उसके पीछे का जो रीज़न है वो बोला जाता है किसको, कैनोजोइक एरा को। ठीक है, या
तीसरा जो अध्याय है आपका जीवन का, इसको माना जाता है, इस काल को माना जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चेंजेस आए वो देख लेते हैं हम। ठीक है, कि इसके टाइम पे माउंटेन्स बने, यानी कैनोजोइक एरा के टाइम पे माउंटेन्स बने। इसी टाइम पे यहाँ पे हरियाणा में नदियाँ आई, इसी टाइम पे नदियों के साथ साथ नाले आए। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं यहाँ पे इस टाइम फील की गई, हरियाणा के अंदर ज़मीनी चेंजेस आते गए। यहाँ पे पहाड़ भी बने, यहाँ पे पहाड़ बनेंगे तो नदियाँ और नाले अपने आप बनेंगे। इसके साथ साथ जैसे ही यहाँ का मौसम थोड़ा सा चेंज हुआ, तो आपको पता होना चाहिए यही वो एरा है जिसके अंदर क्लाइमेट चेंजेस बहुत ज़्यादा फील किए गए। कौन से चेंजेस? क्लाइमेट। ठीक है, यानी आपका जो वातावरण है, ठीक है, या आपका जो मौसम है, ये यहाँ पे काफ़ी बदल गया था इस टाइम पे। और यही वो एरा है, कैनोजोइक एरा, जो आज का जो हमारा जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है ना हरियाणा का, कि यहाँ का मौसम कैसा है, यहाँ पे नदियाँ कहाँ है, पहाड़ किस तरफ है, वो मैक्सिमम जो आपको चीज़ें फील हुई वो इस एरा में हुई, कैनोजोइक एरा। या आपको याद क्या रखना है हिंदी के स्टूडेंट्स को, इसको बोलते हैं जीवन काल का तीसरा युग। ठीक है, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब आपको समझ आया कि एजोइक यानी जो मृत काल था या जिसमें जीवन नहीं था उसमें, और पैलियोजोइक में तो आपका कोई चेंजेस आए नहीं। फिर मध्य काल के टाइम पे क्या हुआ कि यहाँ पे कुछ चेंजेस आए, जिसमें आपको पता चलेगा कि समुद्र और इस तरह की चीज़ें यहाँ बनी। फिर धीरे धीरे कैनोजोइक एरा जो आया, इसमें आपने क्या देखा कि यहाँ पे पहाड़ बन गए, पहाड़ के साथ नदियाँ आ गई, नदियों के साथ नाले आ गए, और इसकी वजह से आपका क्लाइमेट चेंज भी हुआ। तो देखो क्लाइमेट का चेंज का मैंने यहाँ रीज़न दे रखा है, ये पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट। द एरा इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट ऑफ हरियाणा। जो आज का क्लाइमेट है उसके लिए बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल जो चीज़ मानी जाती है वो माना जाता है कौन सा? कैनोजोइक एरा को। बस आपको थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है, आज के टाइम में हरियाणा में जो मौसम है या वेदर है वो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे ज़्यादातर टाइम पे गर्मी ज़्यादा रहती है। ठीक है, नॉर्थ इंडिया में आपकी गर्मियाँ ज़्यादा रहती हैं, तो हरियाणा में भी गर्मी ज़्यादा है। लेकिन इस टाइम जब ये कैनोजोइक एरा स्टार्ट हुआ था तो यहाँ चेंजेस आए थे, बट वहाँ उस टाइम पे मौसम इतना गर्म नहीं होता था, तब मौसम ठंडा होता था। तो ये एक माइनर सा चेंज है, बट उसी से थोड़े थोड़े चेंजेस होके आज का आपका वेदर बन गया। अब आता है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है, वो पूछा जाता है इन पर्सनैलिटी के बारे में। कर्नल एम एल भार्गव, ठीक है, इन्होंने अपने अकॉर्डिंग एक स्टेटमेंट दी थी जो कि डायरेक्टली पेपर में 2 साल से पूछी जा रही है, अलग अलग एग्जाम्स में, सभी में नहीं बट रिपीट हो रहा है। ठीक है, सो ये क्या है? अकॉर्डिंग टू कर्नल एम एल भार्गव, सी टचेज द सदर्न पार्ट ऑफ हरियाणा ड्यूरिंग दीज एराज। इनके अकॉर्डिंग क्या है कि मेसोजोइक और कैनोजोइक एरा के टाइम पे जो समुद्र था वो हरियाणा के दक्षिण भाग को टच करता था। और दक्षिण भाग में आपको याद है कौन सी स्टेट लगती है आज के टाइम पे? तो ये याद रखना, राजस्थान। ठीक है, सो आपका जो दक्षिणी भाग है, ये आपका सदर्न पार्ट है, साउथ में आपके बेसिकली समुद्र टच करता था, ये बोला मिस्टर एम एल भार्गव जी ने, कर्नल एम एल भार्गव जी ने। और इन्होंने ये कहा जस्ट हरियाणा को नहीं, राजस्थान में भी उस टाइम क्या था? समुद्र था। ठीक है, फिर इन्होंने कहा कि मैं ऐसे ही आपको हवा में ये बातें नहीं बता रहा, ठीक है, या मेरी अजम्पशन नहीं है। इन्होंने कहा कि जो नजफगढ़ लेक है, आपको पता है यहाँ हरियाणा में एक शहर है नजफगढ़, दिल्ली के पास। सो नजफगढ़ के अंदर जो लेक है, या राजस्थान में जो सांबर लेक है, ठीक है, ये दोनों ही यहाँ पर समुद्र होने के एविडेंसेस हैं। दीज आर द एविडेंसेस ऑफ सी इन हरियाणा एट दैट टाइम। तो ये उस टाइम की चीज़ें हैं जो अब समुद्र कम होते होते सिर्फ एक लेक तक सीमित रह गया, या 1 से 2 लेक्स में सीमित रह गया। तो ये आपको याद रखना है। कर्नल एम एल भार्गव ने कहा कि दक्षिणी हिस्से के क्या है, हरियाणा के दक्षिणी हिस्से को समुद्र छूता था। डायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कर्नल एम एल भार्गव के अनुसार समुद्र किस पार्ट को छूता था, या ये आपसे पूछ लिया जाएगा कि किसने ये कहा कि हरियाणा के एक हिस्से को आपका समुद्र छूता था, तो आपसे नाम भी पूछा जा सकता है, ऐसे आपको याद रखना है। आपको याद पूछा जाएगा कि हो सकता है ये पूछ लें कि भाई उन्होंने एविडेंसेस क्या दिए। सो इसके एविडेंसेस क्या है? नजफगढ़ लेक, और राजस्थान के लिए एविडेंस क्या है? सांबर लेक। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है, सांबर लेक। अब चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। ये हिंदी के स्टूडेंट्स के लिए मैंने एक बार फिर से बता दिया है। सो जिसको हिंदी के स्टूडेंट्स को यहाँ से पॉइंट्स चाहिए उनको मिल जाएगा कि भाई क्या था कि प्रारंभ में जो आपकी भूगर्भिक संरचना थी, ठीक है, इसके अंदर ज़्यादा चेंजेस आए नहीं, पर निरंतर परिवर्तन होता रहा क्योंकि यहाँ की जो ज़मीन थी वो अनस्टेबल थी। फिर आजोइक और पैलियोजोइक जो एरा है, जिसको निर्जीव युग या जीवन युग का प्रथम काल इनको बोला जाता है, इनके अंदर बहुत मेजर चेंजेस नहीं आए। लेकिन ये सारे बदलाव कब आए? आपका मेसोजोइक एरा के टाइम पे, ठीक है, जिसको मध्यकालीन बोला जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपको याद क्या रखना है कि इस टाइम पे मेजर चेंजेस क्या है कि कुछ हद तक यहाँ पर समुद्र की जो फॉर्मेशन है, सी फॉर्मेशन, वो यहाँ पे हो गई थी। इसके बाद आपको याद क्या रखना है कि कैनोजोइक एरा में या जीवन युग, इसका जीवन का तीसरा युग जो इसको बोला जाता है, इसके टाइम पे क्या आया? यहाँ पे पहाड़,
टीले, नदी, नाले, जलवायु, ये सब आया। सो आपको पता है कि देखो हरियाणा के कुछ हिस्सों में क्या है, आपको रेगिस्तान मिलेगा, कुछ एरियाज़ में आपको पहाड़ मिलेंगे, कुछ एरियाज़ में आपको क्या प्लेन मिलेंगे, कुछ एरियाज़ में आपको फिर साउथ में फिर से अरावली के पहाड़ मिलेंगे। सो काफ़ी ज़्यादा आपके यहाँ क्या है, वेरिएशन है। तो ये वेरिएशन कब बना आपका, बेसिकली कैनोजोइक एरा में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्लाइमेट भी आपका इसी टाइम पे चेंज हुआ। फिर मैंने इसमें लिख दिया कि भाई पहले गर्मियाँ नहीं थी, बट अब क्या है, ये गर्मियाँ बढ़ गई हैं, पहले सर्दियाँ थी। इसके अलावा कर्नल एमएल भार्गव ने क्या कहा, तो वो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ के दक्षिणी भाग को, हरियाणा के दक्षिणी भाग को क्या है, समुद्र छूता था। और याद ये पॉइंट और रखना है, इंग्लिश के नोट्स में शायद मैं लिखना भूल गया, ठीक है, कि जो दक्षिणी भाग में समुद्र छूता था, बेसिकली दो पार्ट्स को छूता था, ठीक है। सो यहाँ जो दक्षिणी में वेस्ट पार्ट है, ठीक है, वेस्ट में आपका लगता था सारस्वत सी। हरियाणा के वेस्ट में आपका क्या लगता था, थोड़ा सा वेस्टर्न साउथ सदर्न वेस्ट पार्ट में सारस्वत सी, और ईस्ट में क्या लगता था, दूसरा समुद्र जिसका नाम था अखावत सी। ये आपको याद रखना है, सारस्वत सी एंड अखावत सी, ईस्ट और वेस्ट पार्ट के लिए, ठीक है। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ इन्होंने नजफगढ़ झील और राजस्थान में सांबर झील, इन दोनों का एग्जाम्पल दिया कि ये उस टाइम के एविडेंसेस हैं। ऐसे करके आपका पास से रिलेटेड हरियाणा का जो भी आपकी भूगर्भिक चेंजेस आए, जोग्राफिकल चेंजेस आए, वो मैंने आपको बता दिए। अब पढ़ते हैं आज के लेक्चर का सेकंड पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या है, वैसे तो ये आपके लिए एक तरह का फर्स्ट लेक्चर का रिवीजन हो जाएगा, बट आपको ये ज़रूरी है एक बार रिवाइज भी करना। सो सेकंड पार्ट में हमने देखना है कि जियोग्राफिकल पोजीशंस एंड लैंडस्केप। इसका मतलब क्या है कि आज के टाइम में हरियाणा की जोग्राफिकल पोजीशन क्या है, और आज के टाइम में हरियाणा में कैसे कैसी लोकेशंस मिलती हैं। इसी के सेकंड पार्ट में ही हम देखेंगे फिर क्या, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन आपका रिवर से, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन आपका माउंटेन रेंजेस से। लेकिन उसमें भी एक फेमस पर्सनैलिटी आएंगे जिनका एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफिकल पोजीशंस। सो आप सबको पता है एरिया ऑफ हरियाणा 44,212 किलोमीटर। इंडिया के कंपैरिजन में कितना है, 1.34%, ठीक है, टोटल एरिया ऑफ इंडिया के कंपैरिजन में। इसके अलावा इंडिया में इसकी रैंक कितनी है एरिया वाइज, सो 21st रैंक इसकी आती है एरिया वाइज, 21वीं। ये मैंने आपको बता दिया 1.34%। इंडिया का एरिया कितना है, 32,87,000, 32,87,000 किलोमीटर स्क्वायर। अब आपको याद क्या रखना है, हरियाणा की लोकेशन क्या है, तो नॉर्थ और वेस्ट पार्ट में आपका लगता है, या सिर्फ उत्तर भारत बोला जाता है एज पर आपका विकीपीडिया, ठीक है, उत्तर भारत विकीपीडिया के अनुसार। अदरवाइज मुझे काफ़ी किताबों में क्या मिला, नॉर्थ और वेस्टर्न पार्ट, ठीक है, इसकी लोकेशन है हरियाणा की। इसके अलावा मैंने इसके आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बताए थे, ठीक है, अक्षांश और देशांत। सो ये बेसिकली वो पॉइंट्स हैं कि यहाँ पे जो हमारा हरियाणा है, इसकी आपकी 0 डिग्री इक्वेटर से एक तरह से ऊंचाई देखें, ठीक है, तो नॉर्थ में कितना ऊपर है हमारा हरियाणा, सो 27 डिग्री 29 मिनट से तो आपका 39 मिनट से तो आपका स्टार्ट हो जाता है, और 30 डिग्री 55 मिनट तक का आपका ये होता है क्या, इसकी ऊंचाई। अब ऊंचाई से मतलब क्या है, ये डिग्रीज का फर्क क्या है, तो ये आपको मैं थोड़ा सा माइनर सा हिंट दे देता हूँ बच्चों। देखो 1 डिग्री ऑलमोस्ट इक्वल होता है 111 किलोमीटर्स के, 111 किलोमीटर्स। सो ये जो डिग्री वाला कॉन्सेप्ट शुरू किया गया था ना, मैंने आपको बताया भी था कि बेसिकली होता है क्या, जैसे मैथ्स में हमने एक पॉइंट है यहाँ पे P, इसकी पोजीशन पता करनी है यहाँ से। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि ये x से कितना दूर है, ये y से कितना दूर है, इस तरीके से हमें पॉइंट P की पोजीशन पता चल जाएगी। तो ये जो आपके डिग्रीज हैं या आपके जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड हैं, ये बेसिकली क्या है, आपके यही x और y हैं, ठीक है। सो आपका जो लैटिट्यूड है ये आपको बताएगा कि नॉर्थ में यानी y एक्सिस के अराउंड आपकी कितनी हाइट है, और फिर लेफ्ट यानी आपके देखना है x एक्सिस आपका क्या बताएगा, पॉजिटिव x एक्सिस, कि आपका लॉन्गिट्यूड कितना है, यानी कितना ईस्ट में पड़ता है सेंट्रल पॉइंट को लेते हुए अर्थ के सेंटर से इंडिया, ठीक है। और यहाँ पे बात कर रहे हैं हम सिर्फ हरियाणा की। तो देशांतर को और देख लेते हैं, 74 डिग्री 27 मिनट, 77 डिग्री 36 मिनट ईस्ट की तरफ आपका देशांतर पड़ेगा। एवरेज एल्टीट्यूड भी मैंने बताया था 200 मीटर से 300 मीटर या 700 से 900 फीट्स। हमने इसके अलावा एक पॉइंट और किया था, नेबर स्टेट्स, ठीक है। नेबर स्टेट्स का पूरा कॉन्सेप्ट आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्लियर करूंगा। ये हरियाणा के पड़ोसी राज्य है, उनके साथ हमारे कौन से ज़िले लगते हैं, उनके ज़िले कौन से लगते हैं, किन के साथ क्या क्या डीलिंग्स होती है, उनके साथ हमारा ओवरऑल रिलेशन कैसा है पड़ोसी राज्यों के साथ, वो सारी चीज़ें भी आपके एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, ठीक है। सो इनको भी हम ध्यान रखते हुए, और 2 यूनियन टेरिटरीज़ को भी हम कवर करके चलेंगे। बाकी जो डिस्ट्रिक्ट वाइज आपकी एक्सप्लेनेशन है वो उसमें तो और ज़्यादा डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सीधा आते हैं 10th पॉइंट पे। इससे पहले तो आपकी रिवीजन थी 7 से लेके 9 तक, ठीक है।
10th पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि भाई अब हम स्टार्ट करते हैं कि करंट सिनेरियो क्या है, करंट सिचुएशन क्या है हरियाणा की। सो आपको याद रखना है कि 93.76% ऑफ हरियाणा के अंदर आपका क्या है, सिर्फ प्लेन्स और अनड्यूलेटिंग लैंड है। अब अनड्यूलेटिंग का मतलब क्या है, सो बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, तरंगित। ठीक है, तरंगित क्या बोला जाता है, आपने देखो चलो मैं आपको हिंट दे देता हूँ। आई थिंक मैंने इसकी फ़ोटो कहीं पेस्ट कर रखी होगी। हाँ ये देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये वेव्स की फॉर्म में यानी तरंग की फॉर्म में बेसिकली आपका लैंड है। सो आपका जो क्या है 97% एरिया में, ठीक है, सॉरी 97 नहीं 93% एरिया में यहाँ पे क्या है, 93.76% में सिर्फ तरंगित एरिया या बिल्कुल प्लेन एरिया है। एक तो चीज़ आपको ये याद रखनी है। दूसरा आपको याद रखना है कि भाई ये जो प्लेन एरिया हम जिसकी बात कर रहे हैं, जो 93% ऑफ हरियाणा के पूरे एरिया में फैला हुआ है, ये किस वजह से है। सो याद रखना, ये यमुना और घग्गर जो आपकी दो रिवर्स हैं, इनको भी हम पढ़ेंगे रिवर्स में डिटेल। थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ कि देखो हरियाणा का मैप मैं आपको एक बार लेके दिखाता हूँ। देखो ये आपका हरियाणा का मैप है, ठीक है। तो आपकी जो क्या है, यमुना तो आपकी यहाँ से चलेगी ऐसे, ये रिवर नीचे की तरफ, ठीक है। इसके साइड में आपका क्या रह जाएगा, यूपी, ये आपका लिख भी रखा है। और जो आपकी घग्गर है वो लगभग चलेगी ऐसे करके, ठीक है, वो चली जाएगी आपकी सिरसा की तरफ। तो जो इन दोनों रिवर्स के बीच का एरिया है, इसको हम बेसिकली क्या बोलेंगे, ये प्लेन एरिया कहलाता है या तरंगित एरिया आपका कहलाता है। सो ये है आपका ओवरऑल 93.76% एरिया गंगा सॉरी यमुना और घग्गर नदी के बीच में। अब इस 93 में से भी आपको याद क्या कर रखना है कि सिर्फ 68.21% एरिया में तो सिर्फ प्लेन्स है, और जो बाकी 22.5 डिग्री सेल्सियस आपका रहेगा, सॉरी 22.5% आपका रहेगा, ठीक है, इसके अंदर है आपके तरंगित या अनड्यूलेटिंग या डेजर्ट प्लेन्स, यानी वहाँ पे थोड़ा सा रेतीला हिस्सा या रेगिस्तान के कुछ झलकियाँ आपको मिल जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा सेकंड पॉइंट 93.76 या ऑलमोस्ट 94% हमने कवर कर लिया। अब आपका ऑलमोस्ट 3% यानी 3.09%, ठीक है, ये आपका यहाँ पे क्या है, सिर्फ हिल्स हैं यानी पहाड़ हैं यहाँ पे, ठीक है। हरियाणा के 3.09% हिस्से में सिर्फ पहाड़ हैं, और जिसमें से सिर्फ 1.67% तो आपके शिवालिक के पहाड़ हैं। 1.67% आपके लगभग शिवालिक के पहाड़ हैं, बाकी आपके अरावली की अलग अलग पहाड़ियाँ यहाँ रह जाती हैं। कहाँ कहाँ, आपको मेवात में भी देखने को मिलेगी, ऐसे ही महेंद्रगढ़ में भी आपको डोसी की पहाड़ियाँ देखने को मिलेंगी, भिवानी में भी आपको मिलेगी। सो ऐसे अलग अलग एरियाज़ में वो पहाड़ आपके अरावली के अलग अलग एरियाज़ में आपको मिल जाएंगे। सो सिर्फ शिवालिक की पहाड़ियाँ कितनी हैं, 1.67। शिवालिक की पहाड़ियाँ किस तरफ आएंगी वो हम डिटेल में अभी थोड़ी देर में करने वाले हैं। तो ऐसे ही हिंदी के स्टूडेंट्स के लिए रिपीट करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये बड़ी बेसिक सी बात है, ठीक है। चलिए अब आते हैं सेकंड पर्सनैलिटी, जिनसे ये आपका ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये वाला चैप्टर जो 3 है, इन पर्सनैलिटी की वजह से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से इनसे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, और यही आपको एक्चुअल हरियाणा की रिवर्स और यहाँ की ज़मीन और मृदा इन सब के बारे में हिंट देंगे, ठीक है। सॉइल और रिवर्स दोनों का हिंट यहाँ से मिल जाएगा। तो पहले तो इनका नाम देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जसबीर सिंह, ठीक है, जसबीर सिंह जी हैं, इन्होंने अपनी एक बुक का नाम क्या है, एन एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा, कि भाई आपका जो कृषि के हिसाब से हरियाणा की ज्योग्राफी कैसी है, ठीक है। सो इन्होंने कृषि की फॉर्म में इसको हरियाणा की ज्योग्राफी को एक्सप्लेन किया डॉक्टर जसबीर सिंह ने अपनी बुक एन एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा। इन्होंने कहा कि हरियाणा को बेसिकली हम 8 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कितने भागों में, 8 पार्ट में, ठीक है। 8 हिस्सों में हम हरियाणा को डिवाइड कर सकते हैं, और वो 8 पार्ट्स हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा यहाँ से। सो फर्स्ट पार्ट जो आपका रहेगा वो रहेगा शिवालिक। अभी मैंने बताया शिवालिक को हम पढ़ेंगे। तो शिवालिक की जो पहाड़ियाँ हैं बेसिकली, ये देखो, शिवालिक को बेसिकली है ना सबसे नीचे के हिमालयज की रेंज माना जाता है, सबसे नीचे की हिमालयन रेंज। इंडियन ज्योग्राफी जब भी मैं स्टार्ट करूंगा आपको हिमालयंस के बारे में बताऊंगा, हिमालय के बारे में, तो उसकी सबसे जो नीचे की रेंज है उसमें हम देखेंगे शिवालिक हिल्स, ठीक है। अब ये आपका मैप है, इसके अकॉर्डिंग आपको आइडिया लग गया होगा कि शिवालिक हिल्स बेसिकली आपके लगभग पाकिस्तान से स्टार्ट होके अरुणाचल प्रदेश और इंडिया के एंड तक जा रहे हैं, ठीक है। सेकंड चीज़ हमें पढ़ना है सिर्फ हरियाणा के हिस्से को। सो हरियाणा के हिस्से में देखो ये मोरनी हिल्स, इसमें फोटो में भी दिखा रखा है, इसको भी अभी पढ़ेंगे। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में आपका लगता है क्या, शिवालिक हिल्स। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट से मेरा मतलब क्या है, नॉर्थ में हिमाचल प्रदेश से तो आपका एचपी से तो आपका टच करता ही है, इसके अलावा उत्तराखंड जो आपका यूके है, ठीक है, यहाँ तक आपका क्या है शिवालिक की रेंज जाती है। अभी हमने ये पॉइंट पढ़ा कि 1.67% आपका टोटल पहाड़ी में से सिर्फ शिवालिक हिल्स हैं हरियाणा के टोटल पहाड़ियों में से।
ठीक है। और इसमें एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं तो जैसे अंबाला में नारायणगढ़, ठीक है, पंचकुला का मोरनी हिल्स, यमुनानगर में ताजेवाला, ऐसे ही हथनी कुंड जो आपका बैराग है या हथनी कुंड है, कालेसर है या आदि बद्री, ये सारे के सारे एरियाज, ये पहाड़ कहाँ पे आते हैं आपके शिवालिक की पहाड़ियों में, ठीक है। इसके अलावा आपको लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पड़ जाता है यहाँ से शिवालिक की पहाड़ियों से, वो क्या है, एवरेज इनकी हाइट या एल्टीट्यूड क्या है, तो वो आपको याद रखना है 900 से लेके 2300 मीटर औसतन ऊंचाई है इनकी, 900 मीटर से लेके 2300 मीटर्स तक, ठीक है। और इसके अलावा आपको याद क्या रखना है कि भाई शिवालिक क्योंकि पहाड़ हो गए, देखो आपको बेसिकली मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ कैसे शुरू होता है। मैं कभी भी आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा हूँ या अभी हरियाणा की ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, देखो पहले क्या है, पहाड़ बनेंगे, पहाड़ बनेंगे तो आपको पता है पहाड़ों के बिल्कुल ऊपर के हिस्से पे आपकी क्या होगी, बर्फ बनेगी, बर्फ बनेगी तो उनसे क्या बनेंगी, आपकी रिवर्स बनेंगी, रिवर्स बनेंगी तो क्या करेंगी, ये पहाड़ के साथ जब रिवर्स आती है तो काफ़ी फोर्स के साथ आती है, तो ये अपने साथ क्या लेके आएगी, सॉइल लेके आएगी। ये सॉइल फिर अलग अलग पार्ट्स में क्या होता है, डिपॉजिट हो जाती है, इसकी वजह से वहाँ के पर्टिकुलर जो स्टेट को या इंडिया को हम पढ़ेंगे तो उसमें अलग अलग सॉइल्स की हमें वैरायटी मिलती है। सो ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं, ठीक है। और सॉइल के बेस पे आपका एग्रीकल्चर कनेक्ट हो जाएगा कि भाई जहाँ जैसी मिट्टी वहाँ वैसी खेती, ठीक है। सो आपको याद क्या रखना है कि यहाँ फिर अब नदियाँ कौन सी हैं शिवालिक की पहाड़ी से जो निकलती हैं, सो मारकंडा, टांगरी, घग्गर, एक्स्ट्रा कुछ और इनकी आपकी ट्रिब्यूटरीज भी आपको यहाँ से मिलेंगी जो इस रेंज से आपकी निकलती हैं, ठीक है। इसके अलावा करोह, ये आपको याद रखना है हाईएस्ट पीक, ठीक है, मोरनी हिल्स की हाईएस्ट पीक और पूरे हरियाणा की जो सबसे हाईएस्ट पहाड़ी है, ऊंची पहाड़ी है, वो है करोह नाम से, करोह, ठीक है। और इसकी हाइट कितनी है, 15-14 मीटर, यानी 15-14 मीटर, ये आपको याद रखना है, 1514 मीटर, ये सबसे ऊंची पहाड़ी की हाइट है हरियाणा में। अब आ जाते हैं शिवालिक के बाद नेक्स्ट, ठीक है। अब ये देखना क्या हुआ, शिवालिक के अंदर जो आपको पता है पहाड़ी एरिया है, वहाँ पे आपसे की नदियाँ शुरू हो जाती हैं। अब वो नदियाँ थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगी, ठीक है, तो गिरिपद या पेडिमेंट क्या कहते हैं, प्लेन्स इनको बोला जाता है, गिरिपाद मैदान, ठीक है, ये आपको याद रखना है, गिरिपाद मैदान या पेडिमेंट प्लेन्स, ठीक है। अब आपको ध्यान क्या रखना है, देखो आपने ये चीज़ ऑब्जर्व की होगी, आपने मूवीज़ में भी देखा होगा कि पहले क्या है, बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ी होती है, फॉर एग्जांपल हिमालय, ठीक है। अब हिमालय की चढ़ाई से पहले आपको क्या करना है, माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई से पहले आपको उससे छोटी पहाड़ियाँ कवर करनी पड़ती हैं। सो हर पहाड़ के नीचे छोटी पहाड़ियाँ, फिर उससे नीचे छोटी, फिर ऐसे करते करते धीरे धीरे हम बिल्कुल प्लेन एरिया पे आ जाते हैं। ऐसा ही हुआ यहाँ पे, शिवालिक की जो पहाड़ियाँ हैं वो है ऊंची पहाड़ियाँ, उससे नीची पहाड़ियाँ उनको हम बोलते हैं गिरिपाद मैदान, ठीक है। और बेसिकली ये भी छोटी पहाड़ियाँ हैं और ये सिर्फ 25 किलोमीटर के ही एरिया में फैली हुई हैं, अप्रोक्सीमेटली 25 किलोमीटर के एरिया में ये क्या है, माउंटेन रेंज है, आपकी पहाड़ी की रेंज है क्या, गिरिपाद, ठीक है। आपको याद क्या रखना है कि ये बेसिकली कहाँ पे आएगी, किसके बीच में आएगी, तो शिवालिक हिल्स और इसके बाद हम पढ़ेंगे यमुना और घग्गर का प्लेन मैदान, इन दोनों के बीच में जो पहाड़ियाँ हैं उनको हम बोलते हैं गिरिपाद, 25 किलोमीटर तक ये फैली हुई हैं। और कहाँ कहाँ है तो वो देख लेते हैं, यमुनानगर, अंबाला, पंचकुला और कुछ एरियाज़ जो आपके और भी हैं यहाँ पे, और ये घग्गर नदी के जो आसपास आपके एरियाज़ हैं उनको प्लेन्स तक को कवर करती है। अब पहाड़ हैं तो इनकी ऊंचाई भी पूछी जा सकती है, सो 300 मीटर से 375 मीटर तक इनकी हाइट हो सकती है। अब देखो यहाँ क्या था, एवरेज एल्टीट्यूड कितना था, 900 से 2300 मीटर, ठीक है, जबकि यहाँ पे एवरेज एल्टीट्यूड कितना कम आ गया, 300 से 375 मीटर, ठीक है। और यहाँ से नदियाँ आपकी मेन मेन कौन सी जाती हैं, तो घग्गर और मारकंडा रिवर्स हैं जो बेसिकली वो गिरिपाद मैदानों से होके जाती हैं, ये आपको याद रखना है। इसको याद करने का तरीका देखो, नाम को याद करने का तरीका हिंदी के स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली, गिरी क्या होता है, गिरी का मतलब होता है हिल्स, ठीक है, हिल्स या पहाड़, गिरी का मतलब, और गिरी पद, पद हम बेसिकली इसको बोलते हैं उनके पैरों में या उसके निचले हिस्से में, ठीक है। सो इस तरह से आपको याद हो जाएगा कि पहाड़ों के निचले हिस्से में जो गिरिपाद आता है तो वो बेसिकली क्या है, जस्ट शिवालिक रेंज के पैरों के पास जो पहाड़ हैं छोटे छोटे उनको हम बोलेंगे, ठीक है। तो ऐसे आप इसको थोड़ा सा अलग तरीके से याद कर सकते हैं। दूसरा आपको याद क्या रखना है, जी स्टैंड्स फॉर गिरिपाद, और जी से ही आपका घर बनता है, और घर इन्हीं गिरिपाद पर्वत को या इन पहाड़ों को क्या है, लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है, कहाँ पे, यमुनानगर, अंबाला और पंचकुला में। सो घर गिरिपाद पर्वत को ही बोला जाता है, यहाँ के मैदानों को बोला जाता है लोकल भाषा में, ये भी आपको याद रखना है। अब देखो गिरिपाद पर्वत है, थोड़ा बहुत आपका हिली एरिया ये आता है, तो यहाँ से आपके क्या है, नदियाँ तो हैं, ये दो मैंने बता दिया आपको, घग्गर, मारकंडा और एक आदि और ट्रिब्यूटरीज आ सकती हैं, लेकिन इनके साथ साथ यहाँ बहुत छोटे छोटे नाले भी हैं नदियों के साथ साथ, ठीक है। और ये जो नाले हैं ना,
ये बेसिकली बनते कैसे हैं, तो देखो नदियाँ अपने साथ क्या करेगी, मिट्टी को पहाड़ों से काटती हुई आएंगी, ठीक है, और जो इनके रास्ते में इनकी क्योंकि स्पीड ज़्यादा होती है तो जो भी रास्ते में सॉइल आती है उसको ये काटती चलती है, तो उसकी कटाई को, मिट्टी की कटाई को बेसिकली हम बोलते हैं सॉइल इरोजन, उसकी ऊपरी परत को लेकर ये चली जाती है। सो ये सॉइल इरोजन की वजह से यहाँ पे क्या बन गए, ये नाले बन गए आपके, बेसिकली छोटे छोटे नाले बन गए, ठीक है। अब ये आपको याद रखना है, इन स्मॉल वाटर ड्रेन्स को या नालों को आप बेसिकली क्या बोलते हैं, चो, इसको बोला जाता है चो लोकल लैंग्वेज में। डायरेक्टली क्वेश्चन ये आता है कि भाई गिरिपाद पर्वत को लोकल लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, या जो चो किसको बोला जाता है ये भी पूछ सकते हैं, या स्मॉल वाटर ड्रेन्स जो बनते हैं गिरिपाद पर्वत की वजह से, नदियों की वजह से, उनको क्या बोला जाता है आपकी घरेलू भाषा में, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है, चौ और वहाँ पे ऊपर घर। अब आ जाते हैं हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और जो सबसे ज़्यादा एरिया में फैला हुआ है वो है एल्यूवियल प्लेन्स, और इवन इंडिया में भी एल्यूवियल प्लेन्स का एरिया काफ़ी बड़ा है, नॉर्थ इंडिया में तो स्पेशली। सो एल्यूवियल प्लेन्स या जलोढ़ मैदान, ठीक है, ये हिंदी के स्टूडेंट्स ने बड़ा कॉमन याद किया होगा वर्ड जलोढ़ मैदान, मैंने भी बहुत पढ़ा है, और इंग्लिश के स्टूडेंट्स को एल्यूवियल प्लेन्स पता होगा। ये बेसिकली एक तरह से आपको एल्यूवियल प्लेन्स का फोटो मैंने दिखा रखा है, कोशिश की है कि मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं इस तरीके से। तो देखो प्लेन्स हैं यानी ये मैदान है, मैदान है तो आपको हाइट तो ना के बराबर मिलेगी, बहुत लिमिटेड मिलेगी। दूसरी चीज़ क्या है, आपको याद क्या रखनी है कि पहाड़ तो अब हमारे छोटे भी खत्म हो गए और सबसे ऊंचे शिवालिक्स भी खत्म हो गए, तो अब आएगा मैदानी हिस्सा। तो आपके लिए पहला पॉइंट तो यहीं से क्लियर हो गया कि दीज प्लेन्स लाई बिटवीन गिरिपद हिल्स एंड अरावली हिल्स। नॉर्थ में तो इन मैदानों के क्या है, गिरिपाद हिल्स हैं या शिवालिक हिल्स हैं, और नीचे साउथ में आपके क्या है, अरावली की पहाड़ियाँ, साउथ में यानी राजस्थान की तरफ। और इनके बीच में यमुना और घग्गर जो रिवर है, इनके बीच में जितना भी प्लेन एरिया आता है इनको हम बोलते हैं जलोढ़ मैदान या एल्यूवियल प्लेन्स, ठीक है। ये मैंने आपको डायग्राम बता दिया, इस तरह से आपको ये दिखेगा। अब इससे रिलेटेड बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, ये प्लेन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो मिट्टी पाई जाती है इन प्लेन्स में सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है, सबसे ज़्यादा फर्टाइल मिट्टी होती है। तो पहले तो ये याद रखो कि पहाड़ों से नीचे उतर चुके हैं तो वेरी लो स्लोप, बहुत कम ऊंचाई, ठीक है। सेकंड चीज़, मोस्ट फर्टाइल लैंड, यानी सबसे ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन है यहाँ पे। अब सबसे ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन है, ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो फसलें जिनको ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन चाहिए वो यहाँ उगाई जाएंगी। तो हम वो देखेंगे अभी थोड़ी देर में कि गेहूँ और चावल की खेती यहाँ पे सबसे ज़्यादा की जाती है इन प्लेन्स में, ठीक है। इसके अलावा क्या है, लोकल भाषा में इनको क्या बोलते हैं, बांगड़। ये आपको पॉइंट याद रखना है, बांगड़ प्लेन्स बेसिकली लोकल भाषा में एल्यूवियल प्लेन्स या जलोढ़ मैदान को ही बोला जाता है, ठीक है, लोकल भाषा में। अगला पॉइंट क्या है कि इस प्लेन के अंदर कौन कौन से एरिया आते हैं, तो देखो हरियाणा के मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ कवर हो जाएंगे, अंबाला, यमुनानगर, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, जींद, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, गुड़गांव, फरीदाबाद, इतने एरियाज आपके कवर हो गए। बचे कुछ जो थोड़े बहुत डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें आपको क्या मिलेगा अब आने वाले टाइम पे, या तो अरावली की पहाड़ियाँ या आपको रेतीला मैदान। सो ऑलमोस्ट ये आप काउंट करेंगे तो शायद 12 से 15 आपके डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ कवर हो गए 22 में से, ठीक है। सो इसलिए बोला जाता है कि ये जो प्लेन एरिया है एल्यूवियल जलोढ़ मैदान, ये बहुत बड़े हिस्से में फैला हुआ है। और कौन सी दो नदियों के बीच में, तो यमुना हमारे यहाँ सबसे बड़ी मानी जाती है और उसके साथ साथ हमारी घग्गर नदी सबसे बड़ी मानी जाती है। सो इनके जो मैप के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था, इनके बीच में ऐसे यहाँ ये जो हिस्सा है ये, ठीक है, ये सारा क्या आएगा आपका इस प्लेन्स के अंदर आता है। अब चलिए पढ़ते हैं इसकी अगली बात, ठीक है। यहाँ क्योंकि प्लेन है लेकिन नदियाँ तो हमारे पूरे हरियाणा में, कुछ बरसाती नदी, मैक्सिमम तो बरसाती नदी है सिर्फ यमुना को छोड़ के, ठीक है, तो ये भी हमारे यहाँ फैली हुई है। तो मारकंडा, सरस्वती और चोटांग, ये कुछ नदियाँ और हैं जो यहाँ पे मिलती हैं यमुना और घग्गर के बाद बीच में इन प्लेन एरियाज में, ठीक है। सो आपको पता होना चाहिए कि सरस्वती हमारी ओल्डेस्ट रिवर मानी जाती है, सरस्वती माँ को हम पूजते भी हैं, पढ़ाई से रिलेटेड भी इनको कनेक्ट किया जाता है। इसके साथ साथ अब क्या दिक्कत है कि सरस्वती नदी को माना जाता है कि अब वो विलुप्त हो गई, पहले राजस्थान के हिस्से से ख़त्म हुई, फिर धीरे धीरे हरियाणा से भी विलुप्त हो गई। थोड़ा बहुत अब हिंट लिया जाता है कि सरस्वती नदी शायद यमुनानगर के किसी हिस्से के नीचे से उसका पानी बहता है, बट ये एक अजम्पशन है, इसके अभी तक कोई सबूत नहीं मिले हैं, ठीक है।
सो ये आपको याद रखना है। अब पढ़ना है इसकी एवरेज हाइट, क्योंकि बहुत कम इसके ऊपर ढलान थी, स्लोप था, तो इसकी एवरेज हाइट है 220 से लेकर 280 मीटर्स तक इसकी हाइट है किनकी, एलुवियल प्लेन्स या जलोढ़ के मैदान। और इसके अलावा मैंने आपको ये पॉइंट पहले बता दिया कि ये सबसे ज़्यादा सूटेबल है क्योंकि सबसे ज़्यादा उपजाऊ है, तो यहाँ गेहूँ और चावल की खेती सबसे ज़्यादा की जाती है। सो देखो थोड़ा सा आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी आपका यहाँ कनेक्ट हो गया। एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन चल रहा है, फिर माउंटेन रेंज में जब हम उसको कवर करेंगे तो बहुत अच्छे से करेंगे, सॉइल्स को अलग से पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर को अलग से पढ़ेंगे, रिवर्स को अलग से, तो उस चीज़ की टेंशन ना लें। ये एक इंट्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है, और ये हम किन के बारे में पढ़ रहे हैं याद रखना, ठीक है। ये सारी चीज़ें कौन बता रहे हैं आपके, ये बता रहे हैं आपके डॉक्टर जसबीर सिंह। इनकी किताब के अकॉर्डिंग हरियाणा की ज्योग्राफी को हम एग्रीकल्चर के बिहाफ पे, खेती के बिहाफ पे 8 भागों में बांट सकते हैं। पहला शिवालिक, दूसरा गिरिपद, तीसरा आपका क्या हो गया, एलुवियल या जलोढ़ के मैदान, और अब आ गए हम चौथे प्लेन्स पे, फ्लड प्लेन्स। फ्लड मतलब बाढ़ के मैदान, जहाँ पे बाढ़ आ जाती है। और आपको पता है कि बाढ़ आने के लिए या तो आपका समुद्र होना चाहिए या आपका क्या होना चाहिए, नदी होनी चाहिए। नहरों में बहुत कम बाढ़ आती है, फिर भी आपके स्पेशली रोहतक के एरिया में नहर है, उसमें चांसेस हो जाते हैं, कभी एक बार आई थी, ठीक है। सो ये मुझे याद है 1995-96 के अराउंड यहाँ पे बाढ़ आई थी, बट उस चीज़ को अवॉइड करते हैं। अभी समझते हैं यहाँ आपको मैंने अभी अभी बताया कि यमुना और घग्गर सबसे बड़ी 2 नदियाँ मानी जाती हैं। तो सीधी सी बात है, जहाँ पे ये बड़ी नदियाँ होंगी वहीं पे बाढ़ के ज़्यादा चांसेस होंगे, तो आपके बाढ़ के मैदान भी आपको वहीं मिलेंगे। कैसे, यहाँ बाढ़ के मैदान 2 जगहों में पाए जाते हैं, एक तो ईस्ट में यानी पूर्व में, और एक आपका नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है। यानी नॉर्थ का मतलब आपका क्या होगा, हिमाचल, लेकिन हिमाचल नहीं, यहाँ पे आप पंजाब के एरिया को कनेक्ट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत आपका राजस्थान का पार्ट जहाँ पे मिल जाएगा। उसके आसपास जो डिस्ट्रिक्ट्स होंगे हरियाणा के, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, इन एरियाज़ में आपको क्या मिलेगा, ये तो अभी हम डिटेल में वो चीज़ पढ़ेंगे। और ईस्ट में आपको पता है आपकी यमुना नदी है। सो देखो नॉर्थ वेस्ट में तो ये जो प्लेन्स है ये बनते हैं किसकी वजह से, घग्गर और मारकंडा नदी की वजह से। मैक्सिमम जो प्लेन्स ये आपका बाढ़ का मैदान बनता है, ये घग्गर और मारकंडा नदी की वजह से बनता है नॉर्थ वेस्ट में, यानी उत्तर पश्चिम में, ठीक है। और इसको लोकल भाषा में क्या कहा जाता है, नैली, ये आपको याद रखना है, ठीक है। जो ये बाढ़ का मैदान है इसको लोकल भाषा में आपके सिरसा और हिसार की तरफ या फतेहाबाद की तरफ नैली बोला जाता है या बेट बोला जाता है, ठीक है। ये दोनों आपको याद रखने हैं। अगली चीज़ क्या है कि ईस्ट में, अब आ जाते हैं ईस्ट में, ठीक है। ईस्ट का मतलब आपको पता है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को 99% को ये पता होगा यमुना नदी कहाँ से कहाँ तक बहती है, ठीक है। सो एक तो मुझे ये बताओ यमुना नदी कहाँ से ओरिजिन हुआ, इसका कहाँ से ये शुरुआत हुई, तो एक तो आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा आपको जो भी और डिटेल्स पता है तो ये चीज़ें हम और अच्छे से कवर करने जाएंगे, ठीक है। अभी इंट्रोडक्शन के तौर पर देखो कि आपके ईस्टर्न पार्ट से यानी हरियाणा और यूपी, ठीक है, यहाँ यूपी हो जाएगा, यहाँ हरियाणा, बीच में आपकी यमुना रिवर हो जाएगी। सो ये दोनों के बीच में एक तरह से नेचुरल बाउंड्री है आपकी यमुना नदी, ठीक है। तो ईस्टर्न हरियाणा में यमुना नदी की वजह से या इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज जो सहायक नदियाँ हैं, इसकी वजह से यहाँ पे क्या है, फ्लडेड प्लेन्स या बाढ़ का मैदान बनता है, ठीक है। इसके अलावा आपको याद क्या रखना है कि यमुना नदी का बेसिकली स्टार्टिंग कहाँ से होती है, तो यमुनानगर से स्टार्ट होकर फरीदाबाद तक ये बाढ़ का मैदान बना के चलती है, और ये नेचुरल बाउंड्री बनाती है बिटवीन यूपी एंड आपका हरियाणा, ठीक है। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं आपके किससे, बाढ़ के मैदान से रिलेटेड। सो बाढ़ के मैदान बेसिकली क्या होता है कि देखो नदियाँ जब पीछे से बहुत स्पीड में आएंगी तो वो अपने साथ क्या करेगी, कई बार उनके अंदर पानी का बहाव बहुत तेज़ हो जाता है, तो वो अपने साथ मिट्टी बहा के ले आती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो वो जब मिट्टी आपके किनारों पे जुट जाती है तो उसको हम बोलते हैं बेसिकली, उससे जो ज़मीन बनती है वो बाढ़ का मैदान कहलाता है। ऐसे ही हम आ जाते हैं अपने 5वें पॉइंट पे इन के हिसाब से, ठीक है। ये 5वां पॉइंट क्या है जिसको एग्रीकल्चर के बिहाफ पे ज्योग्राफी में ज्योग्राफी के हिसाब से हरियाणा को 5वें किस पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, तो वो है बालू के टिब्बे। बालू रेती सबको पता है, तो बालू रेत, ठीक है। तो ऐसे ही बालू के जो टिब्बे बन जाते हैं बिल्कुल छोटे छोटे पहाड़ से बन जाते हैं, या प्लेन्स विद सैंड डून्स। तो ये डून्स क्या होते हैं ये भी मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखा दूंगा, ठीक है। सो ये आपके कहाँ पे है ये आपको पता होना चाहिए कि हरियाणा में मैक्सिमम आपको ये कहाँ मिलते हैं, महेंद्रगढ़, भिवानी, थोड़ा बहुत इस एरियाज़ में आपको मिलते हैं। तो देखो कहाँ कहाँ मिलेंगे। पहले बात तो इट फॉर्म्स अ नेचुरल बाउंड्री बिटवीन हरियाणा एंड राजस्थान। सो ये जो बालू के टिब्बे हैं ये हरियाणा और राजस्थान को सेपरेट करते हैं। तो आपको पता है राजस्थान बेसिकली रेगिस्तान के लिए फेमस है, तो उसी तरफ जो हमारे डिस्ट्रिक्ट टच होते होंगे उन्हीं में ये बालू के टिब्बे मिल सकते हैं। तो कौन कौन से टच करते हैं देखो, इट इज़ ऑल्सो स्प्रेड इन ईस्ट, पहले तो ये ईस्ट में फैला हुआ है पूर्व में,
और फिर साउथ ईस्ट यानी पूर्व और आपका दक्षिण में, ठीक है। सो आपको याद क्या रखना है कहाँ कहाँ फैला हुआ है। ईस्ट में तो आपका हिसार, थोड़ा बहुत आपका भिवानी, ठीक है, नहीं हिसार आपका बेसिकली एरिया मान लीजिए। और साउथ ईस्ट में आपका कहाँ है, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, इन एरियाज़ में। और झज्जर में भी बहुत लिमिटेड एरिया में आपका ये बालू के मैदान मिल जाते हैं आपको। इसके अलावा आपको याद क्या रखना है कि इट इज़ फॉर्म ड्यू टू विंड फ्लोन फ्रॉम कच्छ। अब देखो बालू मिट्टी कहीं से आती है, तो आपको पता है कि जो आपकी सैंड होती है, सॉइल होती है, ठीक है, उसकी सबसे पतली परत को हम बोलते हैं बालू रेत, जो इजिली उड़ जाता है, ठीक है। अब होता क्या है, सूखी और पतली परत होती है, तो इसको अपने साथ हवा बहा के ले आती है। और आपको पता है कि इंडिया में कच्छ, गुजरात का रेगिस्तान बड़ा फेमस है, ठीक है। तो यहाँ से जब हवाएं चलती हैं वो अपने साथ जो मिट्टी लेके आती हैं, उसकी वजह से यहाँ पे क्या बनते हैं, बालू के टिब्बे बनते हैं। यहाँ तक वो मिट्टी अपने साथ आती है उस हवा के साथ। सो कच्छ गुजरात से लेकर राजस्थान, और राजस्थान से फिर वो हरियाणा में एंटर कर देती है और अपने साथ क्या करती है, डेजर्टी डस्ट यानी रेत या बालू को लेके आ जाती है, जिसकी वजह से यहाँ छोटे छोटे उसके पहाड़ बन जाते हैं। ये आपका एग्जाम्पल हो गया बालू के टिब्बे। देखो इनकी हाइट कुछ नहीं है, बट ये क्या है, आपका थोड़ा वेव फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है। सो ये बालू के टिब्बे ऐसे हैं जो हरियाणा के कुछ एरियाज में मिलते हैं, थोड़ा बहुत झज्जर, महेंद्रगढ़, आपका रेवाड़ी, ठीक है, मेवात, इन सारे एरियाज में, भिवानी भी इसमें आ जाता है। अब इनकी हाइट कितनी होगी, तो सिर्फ 3 से 15 मीटर की इनकी हाइट होती है इनकी बालू के टिब्बों की। इसके अलावा क्या है, क्योंकि रेगिस्तान है या रेती है सूखी, तो यहाँ पे अंडर वाटर जो आपका पानी है, ज़मीन के नीचे का पानी, वो बहुत ही नीचे होता है। और उसके अलावा क्या होता है, यहाँ का पानी बिल्कुल खारा होता है। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं बच्चों, ठीक है, कि यहाँ का पानी कैसा मिलेगा आपको, खारा, ठीक है। चलिए इससे आगे का पॉइंट पढ़ते हैं। अब देखो सीधी सी बात है क्या, कि यहाँ पे आपको पता है कि भाई पानी की कमी है, ज़मीन के बहुत नीचे है, और यहाँ पे क्या है, खारा पानी भी है। तो आपकी जो ज़मीन है ना, ज़मीन के नीचे पानी है, तो इसकी वजह से क्या है, आपकी ज़मीन नॉन फर्टाइल हो जाती है, अनउपजाऊ हो जाती है। तो हमने देखा था सबसे ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन कौन सी थी, ठीक है, याद है आपको सबसे ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन मैंने बताया था एल्यूवियल सॉइल या जलोढ़ का मैदान, ठीक है, वहाँ की ज़मीन जलोढ़ मिट्टी। अब नॉन फर्टाइल में आपके कौन से आ गए, बालू के टिब्बे वाला एरिया, ठीक है। तो आपको याद रखना है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि भाई नॉन फर्टाइल है तो यहाँ खेती हो ही नहीं सकती। टपकन सिंचाई एक बेसिकली बोला जाता है कि जहाँ आपको पता है कि हरियाणा के अंदर सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी है। यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से नहरें फैली हुई हैं। नहरों के अलावा यहाँ ट्यूबवेल और बाकी तरीक़ों से पाइपलाइन से आपके क्या है, अलग अलग जगहों पे पानी पहुँचाया गया है। तो जो टपकन सिंचाई की जो तकनीक है, इसके बिहाफ पे यहाँ पे भी पानी पहुँचाया गया, जिसकी वजह से यहाँ कॉमनली बाजरा, चना, गेहूँ, ये सब आपको मिल जाएगा। आप सबको पता है महेंद्रगढ़ हो गया या आपका इवन झज्जर, तो बहुत बड़ा एरिया इसमें कवर हो ही जाता है। इन सभी एरियाज़ में आपके क्या हैं, आपको मिल जाएंगे ये सारी पॉइंट्स, ठीक है। चलिए मूव ऑन करते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। माफ़ कीजिएगा बच्चों, सॉरी क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा कुछ इश्यूज आ गए थे, ठीक है, मुझे डिवाइस को चार्जिंग पे लगाना पड़ा, जिसकी वजह से हो सकता है आपको थोड़ी सी पीछे नॉइस फील हो रही हो, ठीक है, बट आगे इस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम आ गए थे, देखो हमने देखा था कि भाई कैसे डॉक्टर जसवीर सिंह जी की बुक में इन्होंने बताया कि हरियाणा को 8 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। उसमें से हमने शिवालिक की पहाड़ियाँ पढ़ ली थी, गिरिपाद पर्वत को पढ़ लिया था, इसके साथ साथ हमें एलुवियल या जलोढ़ के मैदान को पढ़ा था, साथ साथ हमने देखा था फ्लडेड मैदान या बाढ़ के मैदान, ठीक है। हमने इसके बाद देखा भाई कैसे हमारा रेतीला हिस्सा हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी के हिस्सों को टच करता है। थोड़ा बहुत झज्जर और थोड़ा बहुत मामूली सा सिरसा में भी आपको मिल जाएगा। अब हम पढ़ते हैं इससे अगला पॉइंट, ठीक है। लेकिन देखो आपको यहाँ क्या है, रेतीला मैदान है, लेकिन इसके बाद भी यहाँ सिंचाई हो सकती है। मैंने आपको बताया क्योंकि हरियाणा की सिंचाई व्यवस्था बहुत अच्छी है। इससे क्वेश्चंस भी आपके करंट अफेयर्स में भी बहुत पूछे जाते हैं, उनको हम करेंगे कवर, सिंचाई की व्यवस्थाओं को भी अलग से, ठीक है। तो देखो टपकन सिंचाई की वजह से आपके इन रेतीले एरियाज में भी क्या है, बाजरा, चना, गेहूँ जैसी अलग अलग फसलों को उगाया जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है कि भाई लोकल एरियाज़ में किसको क्या बोला जाता है, तो ये आपका आ जाएगा नया पॉइंट, ठीक है, कि लोकल एरियाज़ में इन रेतीले जो टीले हैं, ठीक है, रेत के टीले हैं बालू मिट्टी के, इनको ताल बोला जाता है,
ठीक है। और ताल सिर्फ इन बालू के टीलों को नहीं बोला जाता, थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बताता हूँ क्या होता है। ये क्या होता है कि मिट्टी आती है, मिट्टी की वजह से क्या होता है, अब यहाँ जैसे मान लो ये प्लेन एरिया है आपका ये, ठीक है। इस प्लेन एरिया में यहाँ आपकी मिट्टी जमा होती 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 ऐसे हो गई, और फिर यहाँ से इकट्ठे होते होते ऐसे फिर से एक वेव बन गई। अब जो ये निचला हिस्सा है ना, ये वाला पार्ट, ठीक है, इस निचले वाले पार्ट को यानी इस निचले हिस्से को बेसिकली क्या बोला जाता है, ताल बोला जाता है वहाँ की लोकल भाषा में। और ताल को मैं आपको बता देता हूँ, तो ताल का मतलब होता है झील, ठीक है, लेक। तो ये जो झील है या लेक है या ताल है, ये यहाँ पे बोला जाता है क्योंकि बरसात के टाइम पे यहाँ क्या होता है, थोड़ा बहुत पानी भर जाता है, जिसकी वजह से ये एक झील बन जाती है। तो ऐसे ही आपको याद रखना हो तो नैनीताल ये आपकी एक फेमस एरिया है। नैनीताल के अंदर नैनी लेक है, जो जिसके नाम पे इसका नाम क्या पड़ा था एरिया का, नैनीताल। तो ऐसे ही इनको भी बोला जाएगा ताल, ठीक है। चलिए अब देखिए, मैंने हिंदी के स्टूडेंट्स के लिए भी बोल दिया कि भाई छोटा थोड़ा बहुत हिस्सा जो नीचे का हिस्सा रह जाता है उसके अंदर क्या होता है, वर्षा के टाइम पे पानी जमा हो जाता है। इस अस्थाई झील को, यानी अस्थाई का मतलब क्या होता है, जो परमानेंट नहीं है, ठीक है, नॉन परमानेंट जो झील है आपकी लेक है, इसको लोकल भाषा में क्या बोला जाता है, ताल बोला जाता है। और इनकी झीलों को, ठीक है, इसी झीलों को और क्या बोला जाता है, बावड़ी भी बोला जाता है या ठाठ भी बोला जाता है। ये याद रखना, ताल, बावड़ी, ठाठ, ये तीनों इसके पार्ट हैं इन झीलों के, जो बेसिकली क्या है, रेगिस्तानी एरियाज में बन जाती हैं। अब हमारा पॉइंट आ जाता है, एक तरह से हम लास्ट लेक्चर के लास्ट में आ गए, थोड़ा सा लंबा हो गया बट ये टॉपिक भी आपका इंपॉर्टेंट था, और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको बोरिंग नहीं लगेगा, वरना लंबे लेक्चर कई बार बोरिंग हो जाते हैं। बट चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। अब आ गए हमारे अरावली की पहाड़ियाँ। तो अरावली की पहाड़ियाँ हैं, बेसिकली आपको पता है कि अरावली को माना जाता है कि कुछ हज़ार सालों के बाद ये सबसे जल्दी विलुप्त होने वाले पहाड़ों में से एक है, ठीक है। सो पहाड़ जो विलुप्त होने की कगार पे होते हैं, वहाँ मिट्टी या हरियाली कम मिलती है, वहाँ पे आपको टूटे फूटे पत्थर या बजरी टाइप की जो सिचुएशन है वैसी मिलती है। तो ये देखो, ये जो पहाड़ है ऊपर से काफ़ी सूखा सूखा सा है, ठीक है। तो ऐसे पहाड़ क्या होते हैं, शुष्क पहाड़ कहलाते हैं, शुष्क पथरीले पहाड़ के जिनके नीचे पत्थर मिलेंगे, वहाँ पे क्या है, आपके पेड़ वगैरह कम मिलेंगे क्योंकि ख़त्म होने की कगार पे, ये बूढ़े हो चुके हैं, ओल्ड हो चुके हैं, ठीक है। सो अरावली जो हिल्स हैं आपकी वर्ल्ड्स की ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज मानी जाती है, सबसे लंबी भी मानी जाती है। दिल्ली से लेके आपके राजस्थान के माउंट अबू तक ये फैली हुई है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा क्या है कि इनके बीच में ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन क्या चीज़ होती है, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। ये ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन क्या चीज़ है, दीज आर लेफ्ट इन पीसेज। ये जो अरावली की पहाड़ी है ना बच्चों, मैंने आपको बताया कि ये क्या है, कुछ कुछ एरियाज़ में बच गई, जैसे बीच में फिर ख़त्म हो गई पहाड़ी, अब लगातार नहीं है। जैसे ये पहाड़ी आपकी चलती आ रही है, अब इतने हिस्से में कोई पहाड़ी नहीं है, फिर यहाँ से शुरू होगी, फिर यहाँ कोई पहाड़ी नहीं है। तो ये ऐसे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में थोड़े थोड़े हिस्से इसके बचे हुए हैं, इनको ही हम बोलते हैं क्या, ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन, ठीक है। ये आपको याद रखना, ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन। और अरावली हमारे कहाँ पे है, तो हरियाणा के साउथ में है। कौन कौन से ज़िलों में इसकी पहाड़ियाँ मिलती है, तो महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, भिवानी, दादरी, गुड़गांव, इन जो आपके ज़िले हैं इनमें आपके अरावली की पहाड़ियाँ मिल जाएंगी। थोड़ा बहुत पलवल और फरीदाबाद में भी फैला हुआ है। दिल्ली में मैं आपको बता चुका हूँ, ये क्वेश्चन बड़ा कॉमन है और सबको ऑलमोस्ट पता है आज के टाइम में कि दिल्ली में राष्ट्रपति भवन जो है वो अरावली की पहाड़ियों के ऊपर बनाया गया है। अब पहाड़ है तो इनकी हाइट भी इंपॉर्टेंट है। सो 225 से लेके 500 मीटर, ऑलमोस्ट डबल हाइट के भी पहाड़ मिलते हैं, ठीक है, अरावली के। और माउंट आबू तो काफ़ी फेमस है, ठीक है, कभी हो तो विजिट करना, माउंट आबू काफ़ी प्यारी जगह है पहाड़ियों में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही अब पहाड़ी है तो इसकी हाईएस्ट पीक भी पता होनी चाहिए, तो याद रखना इसकी जो हाईएस्ट पीक है, ठीक है, कुलताजपुर गांव के पास, नारनौल के पास इसकी हाईएस्ट पीक है, जिसका नाम क्या है ये बताओ मुझे, डोसी हिल्स के पास, ठीक है। ये डोसी की पहाड़ियों में आपका जो माना जाता है कुलताजपुर, यहाँ पे इसकी हाईएस्ट पीक मानी जाती है, किसकी, आपकी अरावली की पहाड़ियों की। और डोसी की पहाड़ियाँ बहुत फेमस है तपोवन के लिए। ये किसका तपोभूमि थी, जहाँ पे तपस्या की थी, वो की थी ऋषि च्यवन ने। और ये ऋषि च्यवन के नाम को तो आप नहीं जानते होंगे, लेकिन च्यवनप्राश को ज़रूर जानते होंगे। तो बेसिकली च्यवनप्राश का फॉर्मूला भी किनका है, आपका ऋषि च्यवन का। और डोसी हिल्स जो यहाँ पे हैं वो बेसिकली 625 मीटर ऊँचे हैं। ये यहाँ की सबसे ऊँची पहाड़ी है, नारनौल कुलताजपुर के पास, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं इसके साथ साथ अपने अगले जोग्राफिकल एरिया की तरफ। तो हमारे हरियाणा में और किस तरह की भूमि मिलती है या किस तरह का एरिया है, तो द अनडुलेटिंग सैंड प्लेन। अभी अनडुलेटिंग का मतलब क्या है, तरंगित बालू का मैदान। अभी तक सिर्फ बालू का मैदान पड़ा था, अब ये तरंगित आ गया, ठीक है, ऐसे वेव्स फॉर्म में। तो ये आपको पता है कि जो प्रॉपर आपका महेंद्रगढ़ है,
ठीक है, थोड़ा सा रेवाड़ी है, गुड़गांव है, ठीक है, इनमें आपको ये मिलेगा। और ये प्रॉपर आपका क्या है, रेगिस्तानी एरिया नहीं है, आपको क्या करेगा, सेमी डेजर्ट आप इसको बोल सकते हैं एक तरह से। सो ये आप पॉइंट ऐड कर सकते हैं इंग्लिश के स्टूडेंट्स के, इसको सेमी डेजर्ट बोला जाता है कि कुछ हद तक ये रेतीला है, रेगिस्तानी एरिया है, ठीक है। सो महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और गुड़गांव के कुछ हिस्सों में ये फैला हुआ है। दिस प्लेन लाइज अलॉन्ग विद अरावली प्लेन्स, जहाँ जहाँ अरावली की पहाड़ी है उनके नज़दीक में थोड़ा बहुत आपको ये हिस्सा भी मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आ जाते हैं लास्ट पॉइंट पे आज के लेक्चर में, और ये क्या है आपका अनकाई स्वैम्प। स्वैम्प का मतलब होता है दलदल, तो अनकाई दलदल का हिस्सा, ठीक है। हमारे हरियाणा में दलदल वाली ज़मीन भी है, ठीक है। तो दलदल पता है जो उसकी तरफ जाता है वो थोड़ी सी धसी हुई ज़मीन होती है, ज़मीन नीचे चली जाती है। सो हमारे यहाँ सिर्फ सिरसा के ही कुछ पार्ट में ये मिलती है, याद रखना आपको। दे आर टू द वेस्ट ऑफ हरियाणा, हरियाणा के वेस्ट में है सिरसा, हमारे वेस्ट में लगता है। और सिरसा में भी सदर्न पार्ट में, यानी जो रेगिस्तान राजस्थान की तरफ लगता है आपका हिस्सा सिरसा का, उसके कुछ लिमिटेड एरिया में ही आपको क्या है अनकाई दलदल आपको मिलेगा, दलदल का एरिया। क्योंकि दलदल है तो ये लीस्ट फर्टाइल है, पूरे हरियाणा में जो लीस्ट फर्टाइल ज़मीन अगर पूछी जाए तो वो बोला जाता है अनकाई दलदल को। इसके अलावा आपको मैंने बताया था लेस फर्टाइल वो आपको कहाँ मिलेगी, जो आपको बालू के टिब्बे मैंने आपको बताए थे, ठीक है। तो इसकी एवरेज हाइट क्या है, 200 मीटर तक की इसकी हाइट मानी जाती है। सिरसा जिले के दक्षिण में स्थित कुछ एरियाज़ में ये मिलती है। अब हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा इनको, देखो ये तो है आपका जो मैंने आपको बताया तरंगित, ठीक है, रेतीले मैदान। और ये आपका ये अनकाई दलदल, जो दलदल वाला हिस्सा मैं आपको सिरसा में बता रहा हूँ। तो ये देखो वैसे तो थोड़ा बहुत यहाँ पानी है, लेकिन जो इसके आसपास की ये ज़मीन है और ऐसे कुछ गांव इस दलदल के अंदर आपके आ जाते हैं। तो ऐसे करके बच्चों ये आपका चैप्टर के मेन पॉइंट्स आपके ख़त्म हो गए। एक बार मैप्स के साथ इनकी रिविजन करके मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता के आपका ये लेक्चर ख़त्म करता हूँ। सो कैसे, देखो ऑलमोस्ट 30 डिग्री नॉर्थ आपका माना जाता है लैटिट्यूड हरियाणा का, ठीक है, 30 डिग्री के आसपास। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आपकी कौन सी पहाड़ियाँ लगती है, शिवालिक। तो जितने हिस्से में डॉटेड एरिया है ना, ये देखो ये वाला, ये डॉटेड एरिया जहाँ जहाँ है वो है शिवालिक की पहाड़ी। तो ये आपको दिख रहा है पंचकुला, पंचकुला के अलावा थोड़ा बहुत यमुनानगर, इस तरफ आपकी क्या है, शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। तो आपको याद क्या रखना है कि यहाँ पे हाईएस्ट पीक मैंने आपको बताया था करोह पीक, इसका नाम है, 15-14 मीटर इसकी ओवरऑल हाइट थी। फिर मैंने आपको बताया था कि शिवालिक के नीचे क्या पड़ेगा आपका, उसके पैर, ठीक है। तो पैरों के पास उसके क्या थी आपकी दूसरी, ठीक है, दूसरी का नाम क्या था, जल्दी से मुझे बताओ, याद आया, गिरिपाद, ठीक है। याद रखना ये गिरिपाद पर्वत जो है बेसिकली इसके फुट्स को बोलते हैं। तो इस पहाड़ी के जो पैर हैं बेसिकली गिरिपाद, इनका ये एरिया देखो, ये जो आपका एरिया है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है, यमुनानगर, थोड़ा बहुत अंबाला, थोड़ा बहुत आपका, और ठीक है आपका ये हिस्सा पड़ता है पंचकुला के पास, इसमें आपके गिरिपाद पर्वत फैले हुए हैं। तो ये इसका डायग्राम हो गया। फिर तीसरा हमने पढ़ा बाढ़ के मैदान। तो बाढ़ के मैदान आपके देखो जहाँ जहाँ नदियाँ होंगी बिल्कुल उसके पास के ज़िलों में होगा। तो यमुना की वजह से आपका बाढ़ का मैदान कहाँ है, ये आपका देखो यहाँ पे आ गया करनाल, पानीपत, ठीक है। पानीपत के अलावा सोनीपत, फरीदाबाद और थोड़ा बहुत पलवल नीचे की तरफ जाएंगे तो, ठीक है। ऐसे ही घग्गर आपकी रिवर है जो बहुत बड़ी है आपकी, ठीक है, जो आपकी क्या है सिरसा की तरफ जाती है। तो ये देखो बीच बीच में, जैसे इस पॉइंट के पास ये हो गया, यहाँ पे आपका कैथल में हो गया, थोड़ा बहुत फतेहाबाद में हो गया, यहाँ पे भी आपके क्या है, आपके फ्लड जोन माना जाता है, यानी बाढ़ का मैदान। फिर हमने देखा यमुना और घग्गर प्लेन। तो ये देखो कितना बड़ा एरिया है, मैंने आपको एलुवियल पढ़ाया था, एलुवियल प्लेन्स। तो यहाँ से देखो अंबाला से ये शुरू हो जाता है, करनाल, पानीपत, और ये जो सारी बाउंड्री है इसके बीच में आपका ये क्या पड़ता है, सिर्फ अकेला यमुना और घग्गर के बीच का प्लेन, जिसको हम एलुवियल प्लेन या जलोढ़ मैदान भी बोलते हैं। इसके साथ साथ डेजर्ट एरिया, तो डेजर्ट एरिया राजस्थान आपका यहाँ पे है इस तरफ, ठीक है। तो राजस्थान में आपका लगभग सारा डेजर्ट एरिया, और इसी के साउथ में आपका क्या पड़ जाता है, अरावली के पहाड़। ये देखो अरावली के पहाड़ी आपके हिल्स बीच बीच में दिखा रखे हैं ना, तो मैंने बोला था ये हिल्स आपको मिलेंगे, ठीक है। सो इन हिल्स की अलग अलग एरियाज़ के हिल्स हैं, इनका नाम क्या है, जैसे आपका भिवानी में क्या पड़ेगा, तोशाम हिल्स। ऐसे ही आपका क्या पड़ेगा, डोसी की पहाड़ियाँ पड़ेंगी जो कि आपकी हाईएस्ट पीक है अरावली हिल्स की, हरियाणा में 652 मीटर। इसके अलावा आपका इंदौरी हिल्स मिलेंगे मेवात नूह में, अब इसका नाम नूह कर दिया, पहले ये मेवात था, ठीक है। ऐसे ही आपका थोड़ा बहुत ही हिस्सा कहाँ मिलेगा आपको, हिल्स का थोड़ा बहुत आपको हिस्सा मिलेगा ये आपका रिवाड़ी के पास भी, ठीक है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब देख लो मर्सीलैंड। तो मर्सीलैंड बेसिकली क्या है, ये आपको कुछ लिमिटेड एरिया ही आपको मर्सीलैंड मिलेगा। ये देखो डॉटेड एरिया सिर्फ सिरसा में। तो ये मर्सीलैंड क्या है, जो बेसिकली आपका दलदल एरिया था, ठीक है।
तो ये सिर्फ सिरसा में था, ये आपको याद रखना है। तो ये डायग्राम के थ्रू आपको चीज़ और अच्छे से समझ आएगी। अभी तक मैंने इसके पॉइंट्स बताए, रिवीजन आप डायग्राम से करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से तैयार होगा। मेरा आपका जो ये इस चैप्टर को बीच में लाने का मेन रीज़न था, ये क्या था कि आपको हर चीज़ का एक बार आइडिया हो जाए, ज्योग्राफी में क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। अब उनको डिटेल्स में अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको कुछ पहले से ही इंट्रोडक्शन या उनके बारे में कुछ चीज़ें पता है। चलिए स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर आपका यहीं ख़त्म होता है। लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया पर आपको ये एग्ज़ाम्स में बहुत फ़ायदे देगा और आप सबको ये चीज़ पसंद भी आई होगी। कल से हम आपकी नई सीरीज़ शुरू करेंगे, ठीक है। वो क्या होगी, सैटरडे को आपको इंडियन करंट अफेयर्स मिलेंगे मंथली वाइज, ठीक है। और ऐसे ही संडे को आपको क्या करेंगे, हरियाणा के करंट अफेयर्स मिलेंगे जनवरी मंथ से 2021 के। और इसके बाद मंडे टू फ्राइडे हमारी ये सीरीज़ वापस से कंटिन्यू हो जाएगी। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।